विक्रमशिला आईएएस कोचिंग इंस्टीट्यूट 14 बीघा ऋषिकेश। आर्थिक भूगोल कर रहे थे हम, ज्योग्राफी, ठीक है। उसमें वर्ल्ड एग्रीकल्चर के बारे में पढ़ रहे थे। आज हमने करना है कृषि के प्रकार। क्या करना है? उसी को आगे बढ़ा रहे हैं, कृषि के प्रकार। कृषि के प्रकार सबसे पहले एक लिस्ट बता रखी मैंने आपको, ये याद कर लीजिएगा। यहां से क्वेश्चन बनते हैं कि जो जैसे बोलेगा कि अभी पढ़ेंगे आगे में स्थानांतरित कृषि के बारे में, तो वहां पे प्रकार पूछता है, तो पहले इस लिस्ट को याद कर लेना। जैसे तुंगिया पूछा हुआ उसने कि जो स्थानांतरित कृषि होती है, तुंगिया प्रकार की स्थानांतरित कृषि कहाँ पर की जाती है? तो म्यांमार में की जाती है। पोडू वाली जो होती है वो कहाँ की जाती है? आंध्र प्रदेश में की जाती है। लदांग कहाँ पर की जाती है? इंडोनेशिया, मलेशिया में की जाती है। झूम कहाँ पे की जाती है? उत्तर पूर्वी भारत में की जाती है। सॉरी, ठीक है। तो पहले कृषि के प्रकार पढ़ लेते हैं, और साथ साथ मैंने कहा आपको जितने भी बॉक्सेस दे रखे हैं याद कर लें, ठीक है। सबसे पहले निर्वाहक कृषि यानी सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर। अब निर्वाहक कृषि क्या होती है? खेती करने वाले परिवार की मात्र निर्वाह भर की फसलें उगाने वाली कृषि को जीविका कृषि का नाम दिया जाता है। उत्तराखंड में भी देखा होगा आपने, आपके भी खेत रहे होंगे, थे या है? कितना उगाते हैं? उतना ही उगाते हैं जितने में काम चल जाए, है ना। इतने जी चावल लगेंगे साल भर में, तो धान उगा दिया, इतने गेहूं उगा दिए, इतनी सब्जियां उगा दी, इतनी दालें उगा दी, इतना कोदा उगा दिया, यही तो करते थे, है ना। और पारंपरिक खेती करते थे बैलों से, क्या हल लगाना, सिंचाई की सुविधाएं भी उतनी नहीं थी, ठीक है। मतलब हिमाचल की तर्ज पे नहीं सोचा कि पैसा कहाँ से आएगा। अब तो खैर उन चीज़ों की कीमतें बढ़ने लगी हैं, पर उतनी नहीं मिल रही हैं जितनी मेहनत करता है किसान। जैसे कोदा हो गया, राजमा हो गया, राजमा जैसे, या सब्जियां हो गई, टमाटर हो गया, अन्य प्रकार की जो ऑर्गेनिक सब्जियां हैं उस पर वो कर रहे हैं। तो सबसे पहले निर्वाह कृषि समझिए। खेती करने वाले परिवार की मात्र निर्वाह भर की फसलें उगाने वाली कृषि को जीविका कृषि का नाम दिया जाता है। इस प्रकार की कृषि आर्द्र उष्ण कटिबंधीय प्रदेशों में की जाती है। कहां पर? आर्द्र उष्ण कटिबंधीय प्रदेशों में की जाती है। अमेजन नदी की घाटी, सहारा के दक्षिणी मध्य, पश्चिमी और पूर्वी अफ्रीका, दक्षिण पूर्वी एशिया, भारत, चीन के क्षेत्रों में की जाती है। अब जिस समय लिखी गई किताबें उस समय ठीक है, चीन बोल दिया हमने, लेकिन चीन अब निर्वाह कृषि नहीं कर रहा है। चीन अब समझ गया क्या करना है, ठीक है। आजकल आप देख रहे होंगे धान लगा हुआ है, कितना पानी लगा रहे हैं किसान। इतना पानी आप इजराइल को दे दो, पूरे संसार के लिए उगा देगा वो। इतनी फर्टाइल लैंड अगर आप उसको दोगे तो क्या करेगा? पूरे विश्व के लिए इतना खाद्यान्न उत्पादित कर देगा कि आप सोच भी नहीं सकते। उसको दो राज्य कुछ टाइम के लिए जैसे लीज पे दे दें अगर हम, कि उत्तर प्रदेश और क्या बोलते हैं बिहार का आप ये ले लीजिए और आप इसमें उगाइए और हमें उगा के दीजिए, तो जितना हम उगा रहे हैं उसका कम से कम 7-8 गुना उगा के दे देगा वो। और इतना पानी भी यूज नहीं करेगा जितना हम करते हैं, हमारे किसान करते हैं। क्यों? क्योंकि मेन चीज क्या, वो निर्वाह कृषि पर विश्वास नहीं करता है। और क्यों नहीं करता है? क्योंकि उसकी जो भूगोल है वो इसकी अनुमति नहीं देता है। अगर वो निर्वाह कृषि का करने लगे, माना इजराइल जैसा देश, तो फिर भूखे मर जाएंगे वहां के लोग, ठीक है। वैज्ञानिक विधि से करता हो। किससे करता है? वैज्ञानिक विधियां, R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। तो अमेजन नदी की घाटी, अमेजन नदी पता है कहां बहती है? साउथ अमेरिका में। कहां पर? ज्यादा पार्ट ब्राजील में। कहां पर? संसार की सबसे बड़ी नदी है। क्या है? लंबी नहीं बोला मैंने, बड़ी बोला। क्यों? लंबी बोलूंगा तो नाइल, बड़ी बोलूंगा इसका मतलब सबसे ज्यादा वाटर वॉल्यूम सागर में गिराने वाली नदी कौन सी है? अमेजन। अमेजन नदी की घाटी। सहारा डेजर्ट पता है? सहारा के दक्षिण मध्य, पश्चिम और पूर्वी अफ्रीका में इसी प्रकार की खेती की जाती है। दक्षिण पूर्वी एशिया में इसी प्रकार की खेती की जाती है। भारत, चीन में भी इसी प्रकार की खेती की जाती है। यह कृषि स्थानांतरणशील अथवा स्थानबद्ध दोनों प्रकार की हो सकती है। स्थानांतरणशील कृषि तब होती है जब एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाते हैं। हमने जंगल जलाया, यहाँ पे खेती की, उस टाइम की, उसके बाद हम और आगे बढ़े,
हमने फिर दूसरी जगह जंगल जलाए, फिर हमने वहां पे खेती की, फिर हम तीसरी जगह पे खेती, मतलब पीछे छोड़ते चले जाते हैं हम। जैसे झूम खेती जिसको मैंने बोला अभी थोड़ी देर पहले, जिसको मैंने भारत में झूम बोला, उत्तर पूर्वी भारत में, इंडोनेशिया मलेशिया में लदांग बोला, और म्यांमार में मैंने तुंगिया बोला, उड़ीसा में मैंने कमान, बिंगा, धावी, ये सब नामों से जाने जाते हैं। ठीक है, तुंगिया कहाँ? म्यांमार में। पोडू मैंने कहा आंध्र प्रदेश में, आंध्र प्रदेश में भी होती है। यह किसी स्थानांतरणशील अथवा स्थानबद्ध, स्थानबद्ध का मतलब एक ही स्थान पर बद्ध होकर, खेत एक ही जगह पर है वहीं पर खेती करनी। स्थानांतरणशील मतलब घूम घूम कर, ठीक है, स्थान को परिवर्तित करके। विशेष रूप से जब तक कि कृषि का मुख्य उद्देश्य उत्पादन का किसी उत्पादक विशेष की निजी आवश्यकताओं की पूर्ति तक ही सीमित रहता है, तब तक हर प्रकार की कृषि जीविका कृषि के अंतर्गत ही आती है। इस प्रकार की कृषि में तीव्र गति से बढ़ती जनसंख्या के भोजन की आपूर्ति के लिए खाद्य फसलों की प्रमुखता रहती है। क्या उगाते हैं? खाना। क्या उगाते हैं? खाने के लिए जो जरूरी है, चावल, गेहूं, है ना। इस प्रकार की कृषि में तीव्र गति से बढ़ती जनसंख्या के भोजन की आपूर्ति के लिए खाद्य फसलों की प्रमुखता रहती है। ठीक है, स्थानांतरण कृषि यानी शिफ्टिंग एग्रीकल्चर बोलते हैं उसको। शिफ्टिंग एग्रीकल्चर में किसान क्या करता है? अपना निवास और कृषि क्षेत्र निरंतर परिवर्तित करता रहता है। इस प्रकार की कृषि के अनेक नाम हैं, जैसे लदांग इंडोनेशिया मलेशिया, मिल्पा मध्य अमेरिका मैक्सिको, मध्य अमेरिका मैक्सिको में क्या बोलते हैं? मिल्पा। ब्राजील में रोका बोलते हैं उसको, ब्राजील में क्या बोलते हैं? रोका। उत्तर पूर्वी भारत में झूम बोलते हैं। वेनेजुएला में कोनुको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोनुको। मेडागास्कर में टावी बोलते हैं। मेडागास्कर मालागासी में क्या बोलते हैं? टावी। फिलीपींस में कैगिन बोलते हैं। कांगो और मध्य अफ्रीका में मसोल बोलते हैं। जावा में हुमा बोलते हैं। म्यांमार में तुंगिया बोलते हैं। श्रीलंका में चेन्ना बोलते हैं। शायद ये भी पूछा गया क्वेश्चन, चेन्ना श्रीलंका में। पश्चिम अफ्रीका में लोमन बोलते हैं। थाईलैंड में तमाराई बोलते हैं। बुंदेलखंड संभाग मध्य प्रदेश में उसको व्यवहार बोलते हैं। और जो बस्तर जिला है छत्तीसगढ़, वहां पर बोलते हैं डहियार, डहियार दीपा, डहियार दीपा। दक्षिण भारतीय राज्यों में जारा और एरका बोलते हैं। दक्षिण पूर्वी राजस्थान में बन्ना बोलते हैं। आंध्र प्रदेश में पोडू बोलते हैं। केरल के पश्चिमी घाट और पर्वतीय क्षेत्रों में कुमारी, और उड़ीसा में कमान, विंगा और धावी। इन शब्दों का प्रयोग किया जाता है स्थानांतरणशील कृषि के लिए या शिफ्टिंग एग्रीकल्चर के लिए। तो जो खास खास मैंने बताया उनको याद कर लीजिएगा, बहुत ज्यादा तो इतना। अगला विस्तृत खेती, एक्सटेंसिव फार्मिंग। दूसरे नंबर पे क्या आती है? एक्सटेंसिव फार्मिंग। विस्तृत आकार वाली जोतों के बड़े बड़े खेतों पर यांत्रिक विधियों से की जाने वाली कृषि को विस्तृत कृषि के अंतर्गत शामिल किया जाता है। यूएसए जाएंगे अगर आप, तो वहां पर जितना बड़ा आपका ये पूरा ऋषिकेश, गोयवाला, देहरादून, इतने बड़े बड़े क्या हैं उनके फार्म से कैसे खेती करते हैं? मशीनों से खेती करते हैं, यंत्र से खेती करते हैं। ठीक है, वहां पर ऐसा नहीं होता कि हल कंधे पे रखा हुआ, दो बैल पीछे से हीरा और मोती चल रहे हैं, ऐसा नहीं होता है ना। सब चीजें, यानी कीटनाशकों का भी प्रयोग नहीं कर रहे हैं, वो अन्य चीजों का प्रयोग कर रहे हैं, आप रेज का प्रयोग कर रहे हैं, बहुत सारी चीजों का प्रयोग कर रहे हैं ना। तो विस्तृत आकार वाली जोत, जोत जहां पर भी आएगा, मैंने आपको जैसे एक क्वेश्चन बताया था, यूपीएससी ने पूछा था कि जोत का आकार अगर 1 हेक्टेयर से कम हो तो ऐसे किसान को क्या बोलेंगे? ऐसा किसान जिसकी जोत का आकार 1 हेक्टेयर से कम हो उसको बोलेंगे मार्जिनल फार्मर, सीमांत किसान। क्या बोलेंगे? जोत मतलब जो उसके पास क्या है, जुताई जिसमें होती है, खेती करता है। ठीक है, विस्तृत आकार वाली जोतों के बड़े बड़े खेतों पर यांत्रिक विधियों से की जाने वाली कृषि को विस्तृत कृषि के अंतर्गत शामिल किया जाता है। इस प्रकार की कृषि में श्रमिकों का उपयोग कम होता है, किंतु प्रति व्यक्ति उत्पादन की मात्रा अधिक होती है। प्रति व्यक्ति उत्पादन की मात्रा अधिक होती है। इसी प्रकार यद्यपि प्रति हेक्टेयर उत्पादन कम होता है, किंतु कुल उत्पादन काफी अधिक होता है। इस प्रकार की खेती प्रेरीज के मैदान तथा ऑस्ट्रेलिया में की जाती है। प्रेरीज, जिसको ब्रेड बास्केट ऑफ द वर्ल्ड बोलते हैं आज। प्रेरीज कभी घास के मैदान थे। क्या होती थी वहां? घास होती थी। क्या होती थी? घास कैसी? जैसे हमारे यहाँ बुग्याल होते हैं वैसी घास होती थी। क्यों होती थी? बर्फ पड़ी,
तब तक फिर वहां से एक रॉकी माउंटेन रेंज के ढालों से क्या चली, हवा चली, गर्म हवा, क्या नाम है उस हवा का, चिनूक, हिमबख्शी। उसने बर्फ पिघला दी, बर्फ पिघला दी, कीचड़ हो गया, कीचड़ हो गया, उसके ऊपर घास जम गई, विभिन्न प्रकार की जड़ी बूटियां जम गई, है ना। अब उसके महत्व को समझा वहां के लोगों ने। अमेरिकन बड़े सिस्टमेटिक लोग थे, ये वो सिस्टमेटिक लोग थे जो ब्रिटेन से चले थे कुछ करने की चाह में। उन्होंने खेती की, वहां उगाया उन्होंने, है ना। आज क्या बोलते हैं उसको, ब्रेड बास्केट ऑफ द वर्ल्ड। वहां पर क्या किया था, विस्तृत खेती की जाती है। क्या की जाती है, एक्सटेंसिव फार्मिंग की जाती है। ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया भी ब्रिटेन का ही उपनिवेश है, ऑस्ट्रेलिया में भी इसी प्रकार की खेती की जाती है। अगला, बागानी कृषि, प्लांटेशन एग्रीकल्चर। इस प्रकार की खेती बागानों तथा कृषि फार्मों पर की जाती है। बागीचे विशिष्ट फसल को पैदा करते हैं, जैसे केला, रबर, चाय, कॉफी, कोको आदि। इस प्रकार की कृषि। तो ये किसान का इंटरव्यू देख रहा था मैं कृषि दर्शन, उसमें किसान बता रहा था कि मैं गेहूं उगाता था, मैं चावल उगाता था, मैं अमीर नहीं बन पाया कभी। मैंने क्या किया, केला उगाना स्टार्ट किया। क्या किया, और बता रहा था कि मैंने उसी खेत पर 25 लाख रुपए एक साल में कमाए। अब आप कहोगे यार केला बेच के कोई 25 लाख कमा सकता है, तो हाँ जी कमा सकता है। तो कुछ तरीके बता रहा था वो कि जो फल होता है जब लगता है तो उसके आगे एक वो नहीं होता, उसको काट दो तो जो उसका आकार होगा वो क्या होगा, अच्छे किस्म के क्या लगेंगे उसमें। मैंने भी किया घर में प्रयास और वो सूख गया। अब वो भगवान जाने उस किसान ने क्या किया ऐसा, है ना। तो 25 लाख रुपए उसने क्या किया, उसी खेत से कमाए जहां कई बार कर्जा वापस करने से पहले सोचना पड़ता था उसे कि कहां से करूं। तो मैंने कहा कि भाई हिमाचल है, जैसे हिमाचल में पहले मुख्यमंत्री बने, उन्होंने पहला स्टेटमेंट यही दिया कि भाई सरकारी नौकरियों की तरफ झांकना क्या कर दो, ताकना झांकना बंद कर दो। क्या कर दो, सरकारी नौकरियां नहीं है। और ये अच्छा स्टेटमेंट था उनका, हालांकि उस समय विरोध हुआ। तो लोगों ने कहा ठीक है हम खेती करते हैं। तो क्या किया उन्होंने, सेब के बागान, सेब लगाया उन्होंने। क्या लगाया, और आज सेब लगाया, सब्जियां उत्पादित की। उन्होंने समझ लिया कि भैया ऐसे नहीं काम चलेगा, पैसा तो कमाना है। तो आपने देखा होगा हिमाचल में जो ट्रक आते हैं, मंडी एक जगह पड़ती है, मतलब हिमाचल की बॉर्डर से नीचे की तरफ आते हैं, आजादपुरा मंडी जाते हैं। आजादपुरा मंडी बहुत बड़ी मंडी है दिल्ली की। और उत्तराखंड में कभी रात को खड़े हो जाना किसी भी चौक पर, और तब वहां पर देखना सारे ट्रक ऊपर जा रहे होंगे। कहां जा रहे होंगे, इसका मतलब उत्पादन नहीं हो रहा है राज्य में। कृषि कर्मणा पुरस्कार मिल रहे हैं राज्य को, लेकिन कृषि आनंद तब है जब ऊपर से ट्रक के ट्रक भर के नीचे की तरफ जाए कि क्या है भाई इसमें जी इस मौसम में ककड़ी होती है, वो जा रहे हैं। कितने ट्रक गए जी, आज 200 ट्रक चले गए। कहां पर मांग है इसकी, कि आजादपुरा मंडी में। आज क्या है जी, इसमें कौन सा उत्पादन है कि जी वो मीठे करेले जो होते हैं उसका उत्पादन होने वाला है उस समय बाद। कितने ट्रक गए जी, 500 ट्रक निकले जी आज। अगर नीचे की तरफ आएंगे तो समझना कि उत्तराखंड क्या कर रहा है, कृषि में अच्छा कार्य कर रहा है। और अगर ऊपर की तरफ जा रहे हैं ट्रक, कि सब्जी भी उसी में, सब कुछ उसमें, मुर्गे भी बंधे हुए ऊपर जा रहे हैं, तो ठीक नहीं है स्थिति राज्य की, है ना। समझ में आया मैं क्या बताना चाह रहा हूं। तो उन लोगों ने लगाया, हिमाचल के लोगों ने, आज उनकी पुश्तें खा रही हैं बैठकर। सरकारी नौकरी की तरफ देखते भी नहीं है वो लोग, देखते हैं कुछ लोग, लेकिन अधिकतर लोग क्या करते हैं, अपना बागानी वो चल रहे हैं। और खुद नहीं करते हैं काम, नेपाल से आता है उनका जो लेबर आती है, वो कहाँ से आती है, नेपाल से आती है। उनको पता होता है कैसे कटिंग करनी है, किस मौसम में करनी है, सस्ता लेबर आता है वहां से। और इतना उत्पादन होता है सेब का। तो कोई मित्र मेरे को बता रहा था, जो सेब आप खाते हो हम अपने डंगरों को खिलाते हैं। डंगरों को मतलब पशुओं को। जो सेब आप खाते हो 200 रुपए किलो, वो हम अपने डंगरों को खिलाते हैं। तो मैंने कैसा सेब होता है भाई, कह रहा है एक्सपोर्ट क्वालिटी का होता है। मतलब जब आप उसे काटेंगे तो क्या रस निकलता है कि उसमें ऐसा इतना मीठा सेब होता है। और आप जो खाते हो वैक्स लगाकर खाते हो, वैक्स लगा होता है उसमें, उसको सुंदर बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है, और आप प्रसन्न हो रहे हो कि हम सेब खा रहे। चलो, केला समझ में आ गया, रबर, चाय। अरे भैया एक ही बार तो बागान लगाना है, बाकी क्या करना है उसमें, पत्तियां तोड़नी है,
क्या करनी है उनको, फिर जो भी प्रक्रिया चलती है वो पैक करने हैं। जितनी अच्छी पैकिंग उतनी महंगी। कॉफी, कोको। और किसने सिखाया हमको बागान? ब्रिटिशर से सिखाया। इवन हमारे उत्तरकाशी में मोरी ब्लॉक है, वहां पे विल्सन करके थे, पहाड़ी विल्सन बोलते थे उनको, उन्होंने बताया महत्व। वहां पर भी सेब होता है, वहां पर भी राजमा होती है, वहां पर भी और बहुत सारी चीजें होती है। विल्सन ने समझाया कि, पहाड़ी विल्सन ने समझाया कि भाई इसका क्या महत्व है। चलो, उष्ण कटिबंधीय, तो बागानी के 4 प्रमुख क्षेत्र हैं। एक उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र जैसे अमेजन व कांगो बेसिन, दक्षिण पूर्वी एशिया। दूसरा लैटिन अमेरिका, लैटिन अमेरिका बोलते हैं दक्षिण अमेरिका को, किसको बोलते हैं? दक्षिण अमेरिका। तीसरा मध्य अफ्रीकी और गिनी तट, मध्य अफ्रीकी और गिनी तट। चौथा दक्षिणी और दक्षिणी पूर्वी एशिया, दक्षिणी और दक्षिणी पूर्वी एशिया। तो बागानी कृषि के 4 प्रमुख क्षेत्र कौन से हैं? अमेजन और कांगो बेसिन। देखो भाई, अमेजन के जंगल में रबर लेके आए थे ना, ये अंग्रेजी तो ये पुर्तगाली, अंग्रेज, डच जो भी हैं, ये वहां से लेके आए। कहां लगाए इन्होंने बाग? ये समझ गए थे 0 डिग्री इक्वेटर पर अमेजन है, 0 डिग्री इक्वेटर पर ही इंडोनेशिया, मलेशिया, ये सब मतलब आसपास है ना 0 डिग्री इक्वेटर के। उन्होंने उस जमाने में बाग लगा दिया रबर के, प्राकृतिक रबर के। बहुत ज्यादा उत्पादित करता है प्राकृतिक रबर का उत्पादन जो होता है वहीं पर होता है, साउथ ईस्ट एशिया में बहुत अच्छा होता है। ठीक है, थोड़ा बहुत केरल में भी लगे, नीचे तमिलनाडु में भी लगाए गए। 0 डिग्री इक्वेटर से ऊपर है हालांकि, 8 डिग्री 4 मिनट के आसपास, है ना। तो अमेजन, कांगो बेसिन, दक्षिण पूर्वी एशिया, दक्षिण साउथ ईस्ट एशिया जिसको मैं बता रहा हूं। अगला लैटिन अमेरिका, लैटिन अमेरिका मतलब दक्षिण अमेरिका। अगला मध्य अफ्रीका व गिनी तट, दक्षिणी और दक्षिणी पूर्वी एशिया। इस प्रकार की कृषि की निम्नलिखित विशेषताएं पाई जाती हैं। इस प्रकार की कृषि के उत्पादों का अधिकांश उपभोग समशीतोष्ण कटिबंध के देशों में किया जाता है। कहां पर किया जाता है? इस प्रकार के कृषि के उत्पादों का अधिकांश उपयोग समशीतोष्ण कटिबंधों के देशों में किया जाता है, अतः इनके उत्पादों का निर्यात कर दिया जाता है, एक्सपोर्ट कर दिया जाता है। दूसरी विशेषता, बागान में ही कार्यालय, माल तैयार करने, सुखाने और श्रमिकों के निवास आदि पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? कभी देखना टी स्टेट जहां होंगी, अगल बगल ही कॉलोनी होंगी लेबर्स की, अगल बगल ही सब कुछ, ऑफिस वॉफिस सब वहीं होगा। ये नहीं होगा कि ऑफिस आपने दिल्ली में बना रखा, चाय बागान आपके दार्जिलिंग में चल रहे हैं। दार्जिलिंग में ही होंगे, कालिम्पोंग में ही होंगे, अगल बगल। ठीक है। तीसरा, आधुनिक तकनीक और वैज्ञानिक तरीके समशीतोष्ण देशों या यूरोप वासियों ने बताए और पूंजी सुलभ की। उदाहरणार्थ, मलेशिया में रबर के बागान किसने लगाए? अंग्रेजों ने लगाए। ब्राजील में कॉफी किसने लगाई? पुर्तगालियों ने लगाई। कॉफी किसने लगाई? मध्य अमेरिका में केले के बागीचे किसने लगाए? स्पेन वासियों ने स्थापित किए, पैसा लगाया उन्होंने। क्या लगाया? है ना। मध्य अमेरिका में केले के बागीचे किसने लगाए? स्पेन वासियों ने लगाए। और उत्तराखंड में भी होता है भाई बहुत अच्छे किस्म का केला, बड़ा अलग टेस्ट। कैसा? अलग टेस्ट। उत्तराखंड की लौकी का अलग टेस्ट होगा। एक सीटी भी मारने की जरूरत नहीं है, सिर्फ ढक्कन रख दो कुकर में, बस अपने आप ही पिघल कर क्या मक्खन जैसी हो जाएगी। और जो आप नीचे से लेके आ रहे हो उसको चबाना पड़ता है। और उत्तराखंड की जो लौकियां होंगी बहुत मोटी मोटी, इतनी बड़ी, आपको लगेगा कि ये बेकार हो गई है, लेकिन खा के देखना कभी। तो लेकिन उत्पादन नहीं कर रहे हैं, सिर्फ उतना ही कर रहे हैं जितना आपने लिए। किसके लिए? मतलब ट्रक नीचे की तरफ नहीं आ रहे, माल्टा नीचे की तरफ नहीं आ रहा है, नारंगी नीचे की तरफ नहीं आ रही है, फ्रूट बेल्ट नहीं हम डेवलप कर पाए, है ना। पुलम हो गया, नारंगी हो गया, माल्टा हो गया, इन सब चीजों की मांग आने वाले समय में बढ़ेगी। अगला, भूमध्य सागरीय कृषि। भाई इस प्रकार की कृषि का विकास भूमध्य सागरीय कृषि, इस प्रकार की कृषि का विकास भूमध्य सागरीय जलवायु वाले प्रदेशों में किया जाता है। यहाँ की जलवायु की विशेषता है कि सर्दियों में वर्षा होती है। क्या होती है? ग्रीष्मकालीन ऋतु सूखी रहती है, अतः यहाँ 2 प्रकार की उपज उत्पादित की जाती है। शीत ऋतु में उत्पन्न की जाने वाली जो उपजें हैं वो क्या हैं? क्योंकि बारिश होती है तो गेहूं, आलू, प्याज, टमाटर, सेम की उपज प्राप्त की जाती है। और ग्रीष्म ऋतु की फसलें
ग्रीष्म ऋतु में इस प्रदेश में शुष्क ऋतु होती है, तो ऐसी उपज उत्पन्न की जाती है जिससे वर्षा की कम आवश्यकता होती है, जैसे अंगूर, जैतून। अंगूर मतलब विटिकल्चर। और इसीलिए यह देश शराब के लिए क्या है, फेमस है। क्या है, जहां अंगूर होगा वहां शराब होगी, अत्यधिक उत्पादन होता है। आप लगाओ अंगूर की बेल, नहीं लगेंगे अंगूर, पानी डालते रहो, खाद डालते रहो, लगेंगे तो खट्टे लगेंगे। यहां पर होते हैं अंगूर। जैतून होता है, ओलिव होता है, महंगा तेल है, मार्केट में जाइए कभी, आप जो खा रहे हैं, हालांकि मस्टर्ड ऑयल बहुत अच्छा माना जाता है, लेकिन ओलिव का कीमत ज्यादा है हमेशा, मस्टर्ड से क्या कई गुना ज्यादा होगा। अगला अंजीर, ड्राई फ्रूट में मेरे ख्याल से बहुत महंगा है अंजीर। चीकू हो गया, सेब हो गया, नाशपाती हो गया, सब्जियां यानी सिट्रस फ्रूट्स। कैसे फ्रूट्स? इस प्रकार की कृषि दक्षिणी स्पेन, फ्रांस, इटली, ग्रीस, पश्चिमी तुर्की, संयुक्त राज्य अमेरिका के कैलिफोर्निया राज्य में की जाती है। जहां जहां पर भूमध्य सागरीय जलवायु होगी वहां वहां पर इस प्रकार की कृषि की जाती है। किस प्रकार की? भूमध्य सागरीय कृषि। अगला, ट्रक फार्मिंग क्या होती है? यह भी व्यापारिक स्तर पर की जाने वाली सब्जियों एवं फल फूलों की कृषि है, जिसके परिवहन में ट्रकों का अधिक उपयोग किया जाता है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, ट्रक फार्मिंग। जैसे इस प्रकार की कृषि का विकास विश्व के औद्योगिक क्षेत्रों के समीपवर्ती भागों में हुआ है, जहां से उत्पादों की नियमित आपूर्ति की जा सके। अमेरिका का उत्तरी पूर्वी भाग, इंग्लैंड, फ्रांस, डेनमार्क आदि इसके प्रमुख क्षेत्र हैं। ट्रक फार्मिंग, जिनका क्या किया जाए, जिनको ढोया जाए किन पर, ट्रकों पर, है ना। अगला, गहन कृषि, इंटेंसिव फार्मिंग। ये सुनने में आपको बड़ा अभी नॉर्मल सा लग रहा होगा, मेंस में लिखने के लिए आते हैं। गहन कृषि क्या से आप क्या समझते हैं? तो गहन कृषि में क्या लिखना आपने इंटेंसिव फार्मिंग में? इस प्रकार की कृषि में निश्चित समय अवधि में फसलों का अधिकाधिक उत्पादन प्राप्त करने के लिए भूमि की प्रत्येक इकाई पर अधिक मात्रा में पूंजी एवं श्रम का उपयोग किया जाता है। पूंजी एवं, देखो भाई, जैसे निर्वाह कृषि है, निर्वाह कृषि में आपने देखा होगा पूरा परिवार लगा हुआ, क्या करने पर, खेती करने में। जैसे हमारे उत्तराखंड में भी आपने सुना होगा कि मनी ऑर्डर इकोनॉमी थी। क्या थी? खाना तो उगा लोगे, पैसा कहाँ से लाओगे? तो पुरुष को जाना पड़ता था बाहर घर से, वो भेजता था मनी ऑर्डर। क्या भेजता था? उससे मिलते थे पैसे, उन पैसों से नमक, तेल, चीनी, जो कि नहीं उगा सकते थे वो, या पढ़ाई लिखाई जो भी चीज़ें हैं, कपड़े वगैरह, वो आते थे। बाकी सारा बोझ जो था वो महिलाओं पर था। पूरा परिवार लगा हुआ, बच्चे लगे हुए, और मिक्स फार्मिंग होती थी। मिक्स फार्मिंग का मतलब खेती भी करते थे, साथ में पशुओं को भी पालते थे। उन पशुओं से दूध भी प्राप्त होता था, उनके गोबर से पत्तों में मिलाकर खाद का भी प्रयोग करते थे। ठीक है, उन्हीं पशुओं के नर जो बच्चे होते थे उनको बैल बनाकर खेत में जुताई करते थे। पूरा परिवार लगा हुआ, लेकिन फिर भी क्या, उत्पादन क्या, सिर्फ उतना ही जितने में पूरा, कई बार तो ऐसा तो साल भर भी पूरा नहीं होता था उत्पादन। समझ में आ गया? गरीबी थी, हाँ, निर्वाह करने के लायक। और मौसमी बेरोजगारी थी। क्या थी? एक मौसम में बेरोजगार हो जाते थे, एक मौसम में इतना काम की पूछो मत, एक मौसम में बेरोजगार। दूसरा, छिपी हुई बेरोजगारी थी। छिपी हुई बेरोजगारी मतलब एक खेत पर एक आदमी भी उतना ही उगा सकता था, लेकिन नहीं, यंत्रों का प्रयोग नहीं किया, गरीबी थी, पैसा नहीं था, तो क्या हुआ कि छिपी हुई बेरोजगारी मतलब एक आदमी भी उतना ही उगा सकता है, 10 लोग लगे हुए तब भी उतना ही उत्पादन हो रहा, तो 9 लोग जो है वो बेरोजगार है। छिपी हुई बेरोजगारी बोलते हैं, ऐसी बेरोजगारी क्या बोलते हैं? ठीक है। अब यहां पर आ गया क्या, गहन कृषि। गहन कृषि में मेन चीज है जो अधिक मात्रा में पूंजी और श्रम का अधिकाधिक उपयोग करना है, और भूमि की प्रत्येक इकाई पर, यानी कोई भी जगह क्या नहीं होनी चाहिए, खाली नहीं होनी चाहिए। हर जगह पर क्या करना है, आपने उत्पादन करना है। क्या करना है? अधिक जनसंख्या घनत्व और भूमि की कम उपलब्धता वाले क्षेत्रों में रासायनिक उर्वरक, उन्नत बीजों, कीटनाशक दवाइयों, सिंचाई, फसल चक्र आदि के अधिकाधिक प्रयोग से इस प्रकार की कृषि संपन्न की जाती थी। इसके क्षेत्र कहाँ है? बेल्जियम, नीदरलैंड, जापान, जर्मनी, इंग्लैंड, कोरिया, अमेरिका, फ्रांस आदि। ठीक है।
सामान्यतः 200% से अधिक सस्य गहनता वाले क्षेत्र सघन कृषि के क्षेत्र माने जाते हैं। बीआरपीसीएस ने पूछा कितना परसेंट? 200% से अधिक सस्य गहनता वाला क्षेत्र सघन कृषि का क्षेत्र माना जाता है। इन अंग्रेजों ने जब हम क्या कर रहे थे, हम जब गोबर का प्रयोग कर रहे थे, पत्तों के साथ मिलाकर हम वो कर रहे थे, खेतों में आग लगाकर उसको क्या करते थे, इन्होंने कहा तुम जंगली होगी। तो हमने पूछा उनसे भाई क्या? उन्होंने कहा फर्टिलाइजर यूज करो, इरिगेशन यूज करो, ये यूज करो, वो यूज करो, हरित क्रांति लाओ। ठीक है भाई, हरित क्रांति आई। हरित क्रांति में हमने मैक्सिको से बीज मंगाया हाई यील्ड, ठीक है, सिंचाई का अधिकाधिक प्रयोग किया, उर्वरकों का उपयोग किया, ठीक है, यूरिया का प्रयोग किया बहुत बड़े स्तर पर। अब क्या हुआ, उसके बाद समस्याएं उत्पन्न हो गई, स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं। उर्वरकों से क्या हो गया, फर्टिलिटी, मतलब खेत ऐसे हो गए कि अगर आप उर्वरक नहीं डालोगे तो बीज ऊपर आएगा ही नहीं, उससे पौधा ही नहीं बनेगा। आज ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई। और फिर वो हम उस स्तर तक चले गए कि पॉइजन, जो शरीर के लिए पॉइजनस चीजें वो भी हमने यूज की, कीटनाशकों का प्रयोग किया, तो स्वास्थ्य पर उसका गहरा प्रभाव पड़ा। फिर तब तक क्या हुआ कि ठीक है, जो बढ़ती हुई जनसंख्या की खाद्य मांग को तो पूरा कर लिया हमने, निर्यात भी किया हमने, खूब उगाया हमने, लेकिन तब फिर वहां तब तक दूसरा कंसेप्ट आ गया था अंग्रेजों के यहाँ, ऑर्गेनिक फार्मिंग की। क्या करोगे? फिर पूछा भाई कि तब तक हम भूल गए कि ऑर्गेनिक फार्मिंग, भूले तो नहीं मतलब, हमने कहा उसमें क्या करना है? उन्होंने कहा वर्मी कल्चर, केंचुए वेचुए डालो। और हम पहले से पढ़ते आ रहे थे केंचुए किसानों के मित्र होते हैं, हमने उनको नष्ट किया पहले। फिर हमने क्या किया, फर्टिलाइजर यूज किया। उन्होंने कहा नहीं भाई, फर्टिलाइजर केमिकल नहीं यूज करना, क्या करना है? गोबर। हमने कहा यार हम तो पहले करते थे, तुमने कहा फर्टिलाइजर, अब तुम कह रहे हो फिर गोबर। आज हम बड़ी रिस्पेक्ट के साथ बोल रहे हैं कि सिक्किम पहला स्टेट है जो पूर्णतः ऑर्गेनिक क्या करता है, उत्पादन करता है। उत्तराखंड को भी उसी स्तर पर ले जाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन अभी नहीं है वो स्थिति यहाँ पर, है ना। ये चीजें हैं, तो इसलिए जल्दी से किसी की बातों में नहीं आना चाहिए। हालांकि हरित क्रांति की वजह से ही इतनी बड़ी जनसंख्या की खाद्य सुरक्षा मिल पा रही है। अगर इतनी बड़ी जनसंख्या अगर हम उसी स्तर पर कर रहे होते तो शायद हम नहीं वो कर रहे होते, क्या सरवाइव नहीं कर पाते। लेकिन पहले आपने देखा होगा प्रत्येक घर के सामने गार्डन छोड़ा जाता था, उसमें थोड़ी बहुत सब्जी मिर्च कुछ ना कुछ उगाते थे लोग। अभी तो क्या करते हैं, पूरा घेर के बनाते हैं, 1 सेंटीमीटर भी इधर ना उधर कुछ नहीं छोड़ना है। तो क्या होता था कि कुछ आवश्यकताएं हमारी अपने घर से ही पूरी होती थी। आज हम पूरी चीजों से किस पर निर्भर है, मार्केट पर निर्भर है। धनिया और मिर्च के लिए भी हम क्या है, मार्केट पर निर्भर है। पहले धनिया फ्री में मिलता था, मिर्च फ्री में मिलती थी, आज उसका भी पैसा देना पड़ता है। कारण क्या है, मांग बढ़ गई, पूर्ति हो नहीं रही है। समझ में आ रहा है। इसलिए जीवन में जब भी मकान बनाए तो घर के आगे एक छोटा सा खेत, उसमें अमेरिकन ग्रास नहीं लगानी है, क्या लगानी है, सब्जियां, हरी सब्जी, और उसे उसमें गोबर से वो करना है, क्या गाय के गोबर से, ठीक है। राई हो गई, हरी सब्जियां, मिर्च, थोड़ा बहुत टमाटर, थोड़ा बहुत प्याज, थोड़ा बहुत क्या, थोड़ा थोड़ा अपनी आवश्यकता है। तो अगर प्रत्येक घर ऐसा करेगा तो बर्डन नहीं पड़ेगा किस पर, किसान बाध्य नहीं हुआ, किसान पे भी बर्डन है फर्टिलाइजर यूज करने के लिए। ज्ञान कृषि समझ में आ गया। 200% से अधिक सस्य गहनता वाले क्षेत्र सस्य कृषि क्षेत्र माने जाते हैं। बीआरपीसीएस में आया है क्वेश्चन। अब भाई अगला जो पॉइंट है वो है जल प्राप्ति के आधार पर कृषि के प्रकार। जल प्राप्ति के आधार पर कृषि के प्रकार, हिस्ट्री में भी आता है क्वेश्चन ऐसा। ऐसी भूमि जिस पर बिना वर्षा के ही अच्छी खेती हो जाए, ऐसी खेती को क्या कहते हैं, ऐसी भूमि को क्या कहते हैं, अदेव मात्रक, क्या बोलते हैं। ये हम पढ़ते रहे, क्वेश्चन आते रहे, नंबर आते रहे उसमें, एक एक नंबर। अचानक से उत्तर प्रदेश वालों ने पूछा ऐसी खेती जिस पर सिंचाई के द्वारा अच्छी खेती होती थी, उसका आंसर भी अदेव मात्रक। बिना वर्षा के अच्छी खेती नहीं हो सकती, इसका मतलब वहां पर सिंचाई का प्रयोग किया जाता है। तो दोनों ही भूमियों को क्या बोलते हैं, मौर्य काल में अदेव मात्रक, क्या बोलते हैं, याद हो गया, लिख लो, काम आएगा। ऐसी भूमि जिस पर बिना वर्षा के भी
अच्छी खेती हो जाए, क्या बोलते हैं? अदेय मात्रक। और जिस पर सिंचाई का प्रयोग करके अच्छी खेती हो वो भी अदेय मात्रक। तो जल प्राप्ति के आधार पर कृषि के प्रकार, तर कृषि। सबसे पहले वेट कल्टीवेशन। इस प्रकार की कृषि काप मिट्टियों के उन प्रदेशों में की जाती है जहां वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है। भारत के दक्षिणी बंगाल, मध्य और पूर्वी हिमालय प्रदेश, मालाबार तट में इस प्रकार की कृषि की जाती है। भाई विंडवर्ड साइड है, वेस्टर्न घाट, सह्याद्री, एक तरफ विंडवर्ड साइड है, मानसून टकराता है, 200 सेंटीमीटर से कई अधिक वर्षा होती है। दूसरी तरफ नहीं होती है, वहां पर नहीं। जिस तरफ 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होगी वहां पर तर कृषि की जाएगी। मैंने कहा कि भारत में दक्षिणी बंगाल, मध्य और पूर्वी हिमालय प्रदेश, मालाबार तट। मालाबार तट हो गया केरल वाला तट, मालाबार मतलब केरल वाला तट में इस प्रकार की कृषि की जाती है। उत्तर पश्चिमी यूरोप के देशों में फ्रांस, ग्रेट ब्रिटेन, नीदरलैंड आदि देशों में भी इस प्रकार की कृषि की जाती है। उत्तर पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका, इंडोनेशिया, श्रीलंका, मलेशिया आदि देशों में भी इस प्रकार की कृषि तट जलवायु वाले क्षेत्रों में की जाती है। केरला जाओ ना, पानी पानी मिलेगा आपको आजकल, इतना पानी पूछो, परेशान हो गया। उत्तराखंड में भी मिलेगा, पर उत्तराखंड में एक कहावत है कि पहाड़ का पानी और पहाड़ की जवानी काम नहीं आती। क्यों नहीं आती? पहाड़ों में बारिश हो रही है, सारा पानी जो है घाट गदेरों से, कहा नदियों में बाढ़ के रूप में जो भी है, बाकी जो पानी समाया वो कहाँ निकलेगा? पर्वत पादीय प्रदेशों में निकलेगा, शिवालिक फुट हिल्स पर निकलेगा, आगे निकलेगा। भाई ये पहाड़ हो गए, पहाड़ के बाद क्या हो गया? भावर क्षेत्र हो गया, फिर तराई में निकलेगा वो पानी। किसके फायदा आया? तराई वालों को फायदा मिला। समझ में आया? पहाड़ की जवानी पहाड़ के काम क्यों नहीं आती? जैसे जवान हुआ बच्चा, चलो भाई निकलो, हाँ, रोजगार की तलाश में। और क्या है हमारे पास? पर्यटन है। क्या है? पर्यटन। और उस पर्यटन को क्या करना है? क्या करना है उसको? सही तरीके से, हाँ, देवभूमि है, इस तरह से नहीं जाना है कि पूरे क्या रास्ते देख लीजिए कैसे हो गए बाबा केदार के, एंटरटेन के लिए नहीं। चलो आगे, कबाड़ नहीं फैलाना, वहां पर इको सेंसिटिव जोन है कई क्षेत्र, पॉलिथीन लेके नहीं जाना है, समझाना पड़ेगा। ठीक है, हाँ जी, बहुत जमावड़ा नहीं करना पड़ेगा, ग्लेशियर पिघल जाएंगे। क्या पिघल जाएंगे? नंदा राजजात में जब हम जाते हैं तो एक जगह पड़ती है ज्योरा गली। क्या पड़ती है? ज्योरा गली, यमराज की गली। पूर्वजों ने कहा था वहां पर बात नहीं करनी है। क्यों नहीं करनी है? तो पता चला कि वास्तव में अगर आप वहां पर ज्यादा तेज बात करेंगे, हल्ला करेंगे, नारे लगाएंगे, हिल जाते हैं भाई पहाड़। और क्या हो सकता है? अवलांच आ सकता है। क्या हो सकता है? पत्थर गिर सकते हैं वाइब्रेशन से। एक साथ नहीं जाते हैं वहां पर, धीरे धीरे करके जाते हैं लोग, चुपचाप होके जाते हैं। हाइट भी ज्यादा है वहां पर, 4,500 से ज्यादा हाइट है वहां पर ज्योरा गली। तो पूर्वजों ने जो कहा वो सोच समझ के कहा होगा। अब अगर वहां पे मैं डीजे लगा दूं वही वाला, कौन सा गाना है वो, पैसे वाला, भोले बाबा, हाँ, दे दे नोट छापण की मशीन, आगे सबकी बजा दूं बीन, तो तब फिर वहां जो प्रकृति है वो बजाएगी बीन। वहां नहीं लगा सकते हम डीजे। समझ में आ गया? इको सेंसिटिव। चलो आगे, तर कृषि, वेट कल्टीवेशन। इस प्रकार की कृषि प्राय काप मिट्टी के उन प्रदेशों में की जाती है जहां वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है। भारत के दक्षिणी बंगाल, मध्य और पूर्वी हिमालय प्रदेश तथा मालाबार तट में इस प्रकार की कृषि की जाती है। उत्तर पश्चिमी यूरोप के देशों, फ्रांस, ग्रेट ब्रिटेन, नीदरलैंड आदि देशों में भी इस प्रकार की कृषि की जाती है। उत्तर पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका, इंडोनेशिया, श्रीलंका, मलेशिया आदि देशों में भी इसी प्रकार की कृषि तर जलवायु वाले क्षेत्रों में की जाती है। क्लियर हो गया? दूसरा है आर्द्र कृषि, ह्यूमिड फार्मिंग। ये क्या होता है?
इसके अंतर्गत विश्व के कृषि योग्य भूमि में सर्वाधिक वह भाग आता है जहां वर्षा 100 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर। मेन जो नंबर मिलता है ना वो इस पर मिलता है, किस पर? तर कृषि 200 सेंटीमीटर से अधिक, आर्द्र कृषि 100 से 200 सेंटीमीटर के बीच में जहां पर वर्षा होगी, तथा उपजाऊ कांप अथवा काली मिट्टी पाई जाती है। इस प्रकार की कृषि यूरोप, संयुक्त राज्य अमेरिका तथा एशिया के विस्तृत भागों में की जाती है। इतना क्लियर हो गया। तीसरा हो गया सिंचित कृषि यानी इरिगेशन फार्मिंग। इस प्रकार की कृषि विश्व के मानसूनी अथवा अर्ध शुष्क प्रदेशों में की जाती है जहां वर्षा की मात्रा और समय अनिश्चित होता है, वर्षा कम अथवा मौसम विशेष में ही होती है। ऐसे क्षेत्रों में वर्षा की कमी की पूर्ति सिंचाई के द्वारा की जाती है। इस प्रकार की कृषि भारत, मध्य एशिया, मिस्र, इराक, चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका की कैलिफोर्निया की महान घाटी, ऑस्ट्रेलिया और मैक्सिको में की जाती है। भारत में पंजाब में नहरों का जाल है, अन्य राज्यों में भी नहरों का जाल है। पाकिस्तान वाला जो पंजाब है वहां पर नहरों का जाल है। इसका मतलब क्या? सिंचाई की सुविधाएं उपलब्ध हैं, इसीलिए इतना उत्पादन हो पा रहा है। इजिप्ट में मैंने कहा गिफ्ट ऑफ नाइल बोलते हैं किसको? इजिप्ट को। मैंने बताया भी था कि बड़े बड़ी मेंढ बनाई जाती है, जब नील नदी में बाढ़ आती है तो पानी इकट्ठा हो जाता है उसमें, ठीक है। उस बाढ़ के पानी का प्रयोग करते हैं वो फिल्ला कृषक बोलते हैं उनको। क्या बोलते हैं? फिल्ला। वो कृषक उसका प्रयोग करते हैं, ठीक। बाढ़ आएगी, पानी आएगा, तो जब बाढ़ आएगी तो पानी गंदा आएगा। गंदा नहीं होता है, उसमें मिट्टी मिली होती है। उस डेजर्ट में वो जो मिट्टी आई है, फर्टाइल मिट्टी, वो कहीं ना कहीं उन किसानों की भी देन है जो कई सौ सालों से क्या कर रहे हैं, वहां पर खेती कर रहे हैं। समझ में आ गया? बाढ़ अच्छी है बुरी है? बाढ़ अच्छी चीज है, लेकिन क्योंकि वो जन धन की हानि पहुंचाती है मनुष्यों को, इसलिए हम बोलते हैं कि बुरी चीज है। बाढ़ फर्टिलिटी को बढ़ाती है। बाढ़ जब आएगी तो खादर आएगा, वहां पर न्यू एलुवियल सॉइल आएगी। क्या आएगी? और उसकी फर्टिलिटी क्या होगी? बढ़ेगी। बिहार में इतनी फर्टिलिटी क्यों है? बिहार में बाढ़ आती है, ठीक है। लोग ऊंचे स्थानों में चले जाते हैं, फिर वापस आते हैं जब बाढ़ चली जाती, तो उत्पादन क्या है? अच्छा होता है वहां पर। इस क्षेत्र में पत्थर ही पत्थर है, कितना भी पानी डाल दो नहीं उगेगा, उस तरह की चीजें नहीं उगेंगी। शुष्क कृषि किसे बोलते हैं? ड्राई फार्मिंग। विश्व के उन प्रदेशों में जहां पर वर्षा 50 सेंटीमीटर से भी कम होती है, खास ध्यान देना है, शुष्क मतलब 50 सेंटीमीटर से कम, सिंचाई के लिए पर्याप्त मात्रा में जल उपलब्ध नहीं होता है, वहां शुष्क कृषि की जाती है। इस प्रकार की कृषि के अंतर्गत भूमि की गहरी जुताई कर दी जाती है, जिससे वर्षा का जल भी जो भी गिरे उसमें समा जाए और इसी समाहित जल के आधार पर फसलें उत्पन्न की जा सकें। इस प्रकार की कृषि में मोटा अनाज, राई, ज्वार, बाजरा, गेहूं उत्पन्न किए जाते हैं। इस प्रकार की कृषि कहाँ पर की जाती है? संयुक्त राज्य अमेरिका का ग्रेट बेसिन, कोलंबिया की घाटी, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, पश्चिमी एशिया, भारत का पश्चिमी राज्य। इतना क्लियर हो गया? क्लियर? बाकी आपने जो ये बॉक्स है ना, इनको याद करना है। जैसे ऊपर ये, इससे पीछे चावल में कौन है? चीन है नंबर 1 पे, भारत दूसरे नंबर पर है, बांग्लादेश तीसरे नंबर पे, इंडोनेशिया चौथे नंबर पर। उत्पादक राष्ट्र में, निर्यातक में भारत नंबर 1 पर है, थाईलैंड दूसरे नंबर पर है, पाकिस्तान तीसरे नंबर पर। विश्व उत्पादन में कौन सा स्थान है भारत का? कपास में भारत पहले नंबर पे है, चीन दूसरे नंबर पे, यूएसए, ब्राजील, ठीक है। और निर्यात में यूएसए नंबर 1 पे, ब्राजील, भारत। तो मतलब कितना उत्पादन हो रहा है, कितना निर्यात कर रहा है। उत्पादन निर्यात नहीं कर रहा है, इसका मतलब अंदर ही खपत हो जा रही है। अंदर ही क्या हो रही है? खपत, देश में ही खपत हो जा रही है। कॉटन के कपड़े बनाता है भारत बहुत अच्छे, बांग्लादेश बनाता है। चाय चीन में नंबर 1 पे आ गया, भारत दूसरे नंबर पे, केनिया तीसरे नंबर पे, टर्की चौथे नंबर पे। लेकिन निर्यात कौन कर रहा है? चीन, श्रीलंका, केनिया। भारत नहीं कर रहा निर्यात, क्योंकि जितनी उगा रहा है उतनी पी जा रहा है, ठीक है। खास चीजें पढ़ लीजिए पहले। रेप सीड पढ़ लीजिए, कनाडा, जर्मनी, चीन, भारत। सोयाबीन पढ़ लीजिए, भारत का स्थान कौन सा है ही नहीं 4 में, ब्राजील, यूएसए, अर्जेंटीना। जूट में देख लीजिए भारत नंबर 1 पर है। तो जिन पर भारत नंबर 1 पे है, प्याज में भारत नंबर 1 है, केला में भारत नंबर 1 है, नींबू में भारत नंबर 1 है, मसाले भारत नंबर 1 है, दूध में नंबर 1 है,
भैंस के दूध में नंबर 1 है, और किसमें, कैस्ट्रॉल रेड ऑयल सीड, कैस्ट्रॉल ऑयल सीड में भारत नंबर 1 है। इन जिस पर भारत नंबर 1 है, कपास में 1 है, उन सबको एक लिस्ट बना दीजिए। जिसमें 2 नंबर पर है उसको एक लिस्ट बना दीजिए, जिसमें 3 नंबर पे एक लिस्ट बना दीजिए। ऐसे निर्यात में भारत कहीं पर भी निर्यात में ज्यादा भूमिका नहीं निभा रहा है। जहां जहां पर है बता देता हूं मैं। चावल में भारत नंबर 1 पे निर्यातक राष्ट्र में, और बताइए, दूर तक आपको नहीं दिखेगा भारत, फिर भारत दिखेगा आपको कहां, मसाले में है, मूंगफली में है, निर्यातक राष्ट्र में पूछ रहा हूं मैं, दूसरा नंबर नहीं बोल रहा हूं, निर्यातक। पुराना छोड़ दीजिए, उसके बाद नहीं दिखेगा आपको भारत। समझ में आया? इस तरह से पढ़ना है आपने। मुर्गी के अंडे में चीन नंबर 1 पे, भारत दूसरे नंबर पे, यूएसए तीसरे नंबर पर। ऊन में चीन नंबर 1, ऑस्ट्रेलिया नंबर 2, न्यूजीलैंड नंबर 3। सब्जी चीन नंबर 1, भारत दूसरा नंबर, यूएसए। कभी किसी जमाने में यूपीएससी ने पूछा ये है ना, अब आ गया नंबर 1 पे आ गया। कुल फलों चीन नंबर 1 पे, भारत दूसरे नंबर पे, ब्राजील तीसरे नंबर पे। हाँ, चाइना लगातार काम कर रहा ना, फलों के वृक्षों पे भी काम कर रहा। उनके फलों में और हमारे फलों में अंतर है भाई। उनके फल बड़े, पता नहीं अंदर से स्वाद है कि, लेकिन देखने में बड़े सुंदर है। ठीक है, तो इतना हो जाएगा।